गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे आप सब दोस्तों। स्वागत करता हूं आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे। और हम लोग जैसा कि आप जानते हैं, अगर पिछला वीडियो देखे होइएगा तो हम लोग कक्षाएं चला रहे हैं वर्ल्ड हिस्ट्री की दोस्तों। इससे पहले 2 कक्षाएं कर लिए हैं हम लोग। ये तीसरी कक्षा होगी। एक्चुअल में ये दूसरी कक्षा का ही सेकेंड पार्ट है। जो हम लोग प्रबोधन काल के बारे में पिछली कक्षा पढ़े थे, प्रबोधन काल क्या है, तो उसी के बारे में ये दूसरा कक्षा, उसमें से कुछ पार्ट बाकी रह गया था। वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने छोड़ दिया था दोस्तों। तो ठीक है, हम आज प्रबोधन काल के, जैसे कि हम लोग पढ़ लिए थे, प्रबोधन काल का अर्थ क्या है, प्रबोधन काल की विशेषताएं क्या है, प्रबोधन चिंतन जो था उसके परिणाम क्या हुए, और आज हम पढ़ेंगे उसमें से बाकी रह गया था कि प्रबोधन काल के दौर में कुछ विचारक हुए जिन्होंने अपनी विचारधाराएं दी। साथ ही प्रबोधन काल के परिणाम क्या हुए, ये 2-3 चीज़ें, प्रभाव क्या हुए, परिणाम क्या हुए, 2-3 चीज़ें छूट गई थी दोस्तों। अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको सारे चीज़ों को मिक्स करके लिखना होगा, तभी आप हॉलिस्टिक तरीके से आंसर को लिख पाइएगा। तो इसीलिए मैं इसको अब हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसका नोट्स बना रहे होंगे और साथ ही आपका प्रिपरेशन जो है अच्छी चल रही होगी दोस्तों। ये ज़रूरी नहीं है कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं, ज़रूरी है कि आप किस तरीके से पढ़ रहे हैं, आपका प्रिपरेशन किस दिशा में जा रहा है, ये ज़रूरी है। तो अगर आप प्रिपरेशन को और बेहतर करना चाहते हैं तो मैं आपसे 1 मिनट दोस्तों, हाँ वो कैमरा थोड़ा हिल गया था। तो मैं क्या बोल रहा था कि अगर आप प्रिपरेशन और अच्छे तरीके से करना चाहते हैं दोस्तों, तो मेरी पर्सनल राय यही रहेगी। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम को आप किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइक बीपीएससी का जो फॉर्म आया है, हो सकता है कि आप उसका प्रिपरेशन कर रहे हो, यूपीएससी है, यूपीपीसीएस है, जेपी जो भी है, स्टेट पीसीएस है या फिर यूपीएससी है, अगर आप उसका प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपका प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इसको देखने का एक तरीका ये है कि आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखें। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको नहीं पता है कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, किस क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, तो आप ऐसे पढ़ते रह जाइएगा दोस्तों। अगर सपोज कीजिए कि हम आप सभी जानते होंगे कि आप बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या सपोज कीजिए कि किसी स्टेट पीसीएस या यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको पता है कि उसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एक्सेट्रा इकोनॉमी सब्जेक्ट आते हैं, आपको तो ये पता है। लेकिन उसमें से जैसे पॉलिटी बात हो गई, तो पॉलिटी में कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कहाँ से नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है, किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये आप तभी देख पाइएगा, तभी जज कर पाइएगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें। तो ज़रूरी है दोस्तों कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें। तो आप अगर प्रिपरेशन स्टार्ट ही कर रहे हैं तो मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहूँगा कि आप प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है उसको मंगाएं। अगर आपके पास है तो बेटर है। आप पहले क्वेश्चन को देखें, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस प्रकार से प्रिलिमिनरी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस प्रकार से मेंस में पूछे जाते हैं, ये सब आपको किसी से कोई राय लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बेस्ट हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, आपको सारा आइडिया लग जाएगा। कुछ दोस्तों को प्रॉब्लम हो रही है कि पेपर कैसे पढ़े, इस सब बातों को लेकर, तो आप अभी उसका टेंशन ना लीजिए, सिलेबस को कवर करिए, बाकी सब चीज़ें धीरे धीरे आप खुद मास्टर बन जाइएगा। आप खुद दूसरों को सजेस्ट करने लगेंगे किस तरह के क्या होता है इसमें। धैर्य रखिए, बस पैसेंस बहुत ज़रूरी है दोस्तों लाइफ में। पैसेंस रखिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है दोस्तों, तो अब हम शुरू करते हैं क्लास को, क्योंकि ज़्यादा मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो, क्योंकि पिछले जो वीडियो था उसी का एक छोटा सा भाग है। और क्वेश्चन मैं बता दूंगा कि यूपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो किस तरह से पूछे जाते हैं, पूछा गया है कि नहीं पूछा गया है, ये सब बातों को हम लास्ट में बता देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप ध्यान दीजिएगा। हम पढ़ने जा रहे हैं, पिछले वीडियो का ही सेकेंड पार्ट है, उसमें हम लोग प्रबोधन काल के अर्थ, साथ ही उसकी विशेषताएं और प्रबोधन चिंतन के परिणाम, इन 3 पॉइंट को पढ़ लिए थे। चौथा पॉइंट था प्रमुख विचारक, प्रबोधन काल के प्रमुख विचारक, जिसको हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये था प्रबोधन काल के प्रमुख विचारक दोस्तों। उस विचारकों में 3 विचारक थे जो महत्वपूर्ण थे, रूसो, मॉन्टेस्क्यू एंड वॉल्टेयर। ये 3 विचारक जो थे, इन्होंने क्या विचार दिए उसी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रूसो के बारे में। दोस्तों मैं यहाँ पे जो है एक संक्षिप्त वर्णन जो
बोर्ड पे है वो पेश किया है, छोटा सा शॉर्ट नोट्स के रूप में लिखा है। आप इसको जिस तरीके से चाहे समझने के लिए उस तरीके से लिख सकते हैं, अपनी भाषा में जो मैं बोल रहा हूँ उसको भी आप लिख सकते हैं। अगर आप फर्स्ट में प्रिपरेशन कर रहे हैं, फर्स्ट बार ये सब चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो ज़्यादा बेटर होगा कि इस तरीके से ना लिख के जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, या फिर अगर आपके पास कोई वर्ल्ड हिस्ट्री का बुक है तो उसको पढ़ के अपना नोट्स पढ़ ले पहले। पढ़ने के बाद से आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन फर्स्ट बार में अगर आप इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं तो दिक्कत हो सकती है दोस्तों, क्योंकि ये चीज़ जो देख रहे हैं, जैसे कि मैं एरो बना के निकल गया हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। जैसे कि निरंकुशता को मैंने एरो बना दिया, मानव अधिकार को नीचे की तरफ एरो बना दिया है। तो ये सब चीज़ें मैं ऐसे मैं बोल दूंगा आपको, तो वो जो भाषा है वो आप लिख लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप पहले से आपका प्रिपरेशन है तो आपके लिए बेस्ट है कि आप संक्षिप्त नोट्स ही लिखें। अगर पहले से आप पढ़े हुए हैं, पहले से आपका थोड़ा भी प्रिपरेशन है, तब अगर आप फर्स्ट बार ही प्रिपेयर करना चाहते हैं, स्टार्ट किए हैं, तब आप मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इसको शॉर्ट नोट्स की तरह ही लिखें। मैं तो यही बोलूँगा कि आप इसको थोड़ा सा विस्तार दें, क्योंकि बार बार पढ़ना होगा और बार बार पढ़ने के लिए आपको समझना ज़रूरी है फर्स्ट बार, तो ये ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं क्या, रूसो। देखिए दोस्तों, अब हम ये नहीं चीज़ें मैं क्या देखिए, जो एग्ज़ाम होता है, जो भी स्टेट पीसीएस या यूपीएससी का एग्ज़ाम, वो लिमिट नॉलेज मांगता है। ये नहीं कि आपको मास्टर बन जाना है। आपको जैसे कि अब मैं रूसो हो गया था, अब रूसो को जन्म कुंडली आपको निकालने से कोई फ़ायदा नहीं है कि रूसो कहाँ पैदा हुआ था, कब पैदा हुआ था, इसके पेरेंट्स क्या थे, ये समझ रहे हैं ना मेरी बातों को। तो इतना आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये किसी भी एग्ज़ाम में नहीं पूछा जा रहा है कि रूसो का जन्म कहाँ हुआ था, इसकी क्वालिफिकेशन क्या थी। ये सब बातों को कहीं भी आपसे नहीं पूछा जाएगा। इसका जो विचार है वो महत्वपूर्ण है, और वो दुनिया पे क्या प्रभाव छोड़ के चला गया ये महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों। और इसके सिवाय इसका जो जन्म है कोई लेना देना नहीं हम लोगों को। तो आपको इसके बारे में पूरा विकिपीडिया नहीं खोलना है, आपको केवल काम से काम रखना है। जितना कम और सटीक नॉलेज आपके पास होगा, एग्ज़ाम निकालने के चांसेस उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। ये रूसो था। आप अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हो जाएगा तो प्लीज़ पिछला वीडियो देखकर ही इस वीडियो को देखें, क्योंकि आप तभी इस वीडियो को समझ पाइएगा जब पिछला वीडियो आप देखे हो जाए। क्योंकि ये चीज़ें मैं पिछले वीडियो में समझाया हूँ। प्रकृति पर बल, असमानता पर चोट, राज्य की उत्पत्ति, ये 2 बातें मैंने पिछले वीडियो में समझाया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे फिर से इसका संक्षिप्त चर्चा करते चलता हूँ। प्रकृति पर बल पहला बात, दूसरा है असमानता पर चोट। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट में रूसो क्या था कि रूसो जो ये सब विचारक जो थे, आप प्रकृति पर बल देने का मतलब ये था कि पहले लोग मानते थे कि, जैसे मैं बताता कल की वीडियो में बताया था कि चर्च कितना पावरफुल हो गया था उस समय। तो पहले लोग यही मानते थे कि जो भी कर रहा है वो ईश्वर कर रहा है, मानव जन्म से ही पापी है। वो पाप मिटाने के लिए सर्टिफिकेट भी खरीदा जाता था, मैंने कल वीडियो में बताया था, पिछले वीडियो में। तो ये जो था प्राकृतिक पर बल देने का मतलब ये था कि अगर हम सारे लोग जो भी पृथ्वी पर है, जो भी लौकिक जीवन, लौकिक जो वातावरण में, या बोल सकते हैं जो भी पृथ्वी पे है वो सारे प्रकृति पर बल देने का मतलब मैं समझा रहा हूँ। सबको अगर गॉड ही बनाया है तो फिर सब समान है, यही है। प्रकृति पर बल देने का मतलब अगर सबको, जब जैसे कि राजा हो या फिर प्रजा हो, चाहे कोई मजदूर हो, गरीब, चाहे कोई भी धनी व्यक्ति हो, जो भी हो, तो सबको जब ईश्वर ही बनाया है तो सबके बीच भेदभाव कैसे हो गया? ईश्वर ने तो भेदभाव करके नहीं भेजा था। तो प्रकृति पर बल देने का मतलब यही हुआ कि प्रकृति सबके साथ समान ट्रीट करती है, सबको एक ही रास्ते से इस दुनिया में भेजती है। तो सबके बीच समानता होनी चाहिए, किसी के बीच कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए, किसी को इतना ज़्यादा अधिकार नहीं मिलना चाहिए कि वो दूसरों का दमन करने लगे, किसी को इतना ज़्यादा क्या बोलते हैं कि दबा ना दिया जाए कि वो अपने अधिकार की मांग के लिए भी तरस जाए। तो इस तरह से बातें, आपको सबको समान लेके चलना। प्रकृति पर बल देने का मतलब यही है कि यहाँ पे सब लोग समान हैं। तो रूसो जैसे विचारक जो थे, इन्होंने प्रकृति पर बल दिया और बोला कि सब लोग समान हैं, यहाँ पे कोई राजा कोई प्रजा नहीं है, सबको समान है, हक है कि सब अपनी इच्छाओं को व्यक्त करे, अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करे, अपने अधिकार को जिए, इस तरह से। दूसरा है असमानता पर चोट। अब जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं कि प्रकृति पर बल दिया तो सबको समान जब बोल रहा है कोई विचारक, जैसे आप बोल रहे हैं कि सब समान होना चाहिए,
तो सब समान होना चाहिए, इसका मतलब एक ये है कि असमानता पर आप चोट कर रहे हैं। कोई असमान नहीं होना चाहिए, कोई राजा कोई रंथ नहीं होना चाहिए, किसी के पास विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए। तो असमानता पर चोट प्राकृतिक पर बल और समानता पर बल दे तो समानता पर अपने आप चोट हो जाएगी। तो अब उम्मीद करता हूँ कि इस बात को ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं कि असमानता पर चोट करने का मतलब क्या हुआ। असमानता पर चोट करने का मतलब यही हुआ कि समानता पर बल। समानता पर बल यानी कि सब बराबर हैं, कोई राजा नहीं, किसी को विशेषाधिकार नहीं मिलनी चाहिए, ये रूसो बोल रहा है। रूसो जो है मानवाधिकार पर बल देता है, यानी कि सबका अधिकार है, इस सब बातों पर बल देता है। सबको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, सबको समान, सबके बीच समानता होनी चाहिए, इस सब बातों पर बल देता है। अब देखिए दोस्तों, इसको इसने बोला कि देखिए एक चीज़ होता है जो प्राकृतिक देता है, एक चीज़ होता है जो मानव देता है, मानव निर्मित है। तो क्या प्राकृतिक देता है और क्या मानव निर्मित है? उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे वीडियो को अच्छे से एंजॉय करते होंगे। प्राकृतिक का मतलब हुआ रंग, कद, और भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, मैंने संक्षेप में ऐड किया है जैविक संरचना, जो मतलब हम जन्म से मुझे प्राप्त है। जैसे कि जन्म से अगर सपोज कीजिए कि मैं कोई व्यक्ति है, कोई, अब ये भेदभाव की नीति तो हो जाएगी, लेकिन बोलना पड़े, मुझे समझाने के लिए बोलना ही होगा। जैसे कोई गोरा है, कोई काला है, कोई सांवला है, कोई, आप समझ सकते हैं, किसी का रंग गेहुआ है, इस तरह से। तो रंग है, कद है, कोई छोटा हो जाता है, कोई बड़ा हो जाता है। जैविक संरचना एक तरह से, एक शब्द में इसको बोलो जैविक संरचना, जो आप जन्म से लेके आए हैं। तो जैविक संरचना जो है ये प्राकृतिक देन है, ये नेचुरल है, इसमें कोई आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। मानव निर्मित है, जैसे कोई धनी है, कोई गरीब है, निर्धन है, जाति है, जाति के आधार पर भेदभाव आप जानते हैं, नस्ल है, लैंगिक भेदभाव है, औरतों और जो है मेल और फीमेल के बीच में ये सब भेदभाव है। तो रूसो कहता है कि ये जो है प्राकृतिक है, ये जो है वो तो प्राकृतिक है, लेकिन ये मानव निर्मित है। और मानव निर्मित है तो लास्ट में ये बोलता है, जैसे कि कोई धनी कोई व्यक्ति में असमानता पर चोट कर रहा है, तो आगे बोलता है कि इसको मिटाया जाना चाहिए। इस सब बात को, जैसे कोई धनी है, कोई गरीब है, कोई जाति के आधार, नस्ल के आधार पर भेदभाव, लैंगिक आधार पर भेदभाव, इस सब चीज़ को, जो चीज़ें मिटाया जाने वाली है, इसको हम मिटा सकते हैं। इसको तो नहीं मिटा सकते क्योंकि ये तो नेचुरल है, लेकिन इसको मिटा सकते हैं। तो इसको मिटाया जाना चाहिए, और मिटाया जाना चाहिए यानी कि समाजवाद का गुण। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन इसी तरह से पूछता है कि रूसो के विचार में समाजवाद का बीज दिखाई देता है या समाजवाद का गुण दिखाई देता है, वर्णन करें। इस प्रकार से क्वेश्चन आया था। देखिए आपको लिखना यही सब बातें हैं, लेकिन क्वेश्चन को देखिए किस तरह से क्वेश्चन यूपीएससी या कोई स्टेट पीसीएस मोड़ रही है। अब आपसे क्वेश्चन ये नहीं कही कि रूसो का जो विचारधारा है या रूसो कहाँ पैदा हुआ था, इसके बारे में चर्चा करें। वो सीधे पूछिएगा कि रूसो के विचारधारा में समाजवाद का बीज या समाजवाद का गुण दिखाई देता है, चर्चा कीजिए इस बात को। तो आप देख लीजिए, जब कोई भी व्यक्ति जब समानता लाने की बात करे, असमानता पर चोट करे, भेदभाव को मिटाने की बात करे, तो फैक्ट बात है कि वो समानता लाने के क्या पक्ष में है। और समानता लाने का पक्ष का मतलब हुआ कि सबको समान कर दिया जाए, यानी कि समाजवाद का बीज उसके विचारों में दिखाई देता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे। तो यानी मिटाया जाए, इन सब चीज़ों को मिटा दिया जाए। तो कह रहा है कि मिटाया जाए, यानी कि इसके विचारधारा में समाजवाद का क्या है, गुण है। ठीक है। सी नंबर कह रहा है कि राज्य की उत्पत्ति। दोस्तों आज जिस राज्य में हम लोग रह रहे हैं, जिसको आसानी से बोल सकते हैं, यहाँ राज्य कहने का मतलब दोस्तों, आप जब पॉलिटी पढ़िएगा, तो जब हम लोग पॉलिटी पढ़े तो आपको पता, मैं बताऊंगा अच्छे से कि स्टेट क्या होते हैं। तो राज्य कहने का मतलब यहाँ भारत से है। हम जो राज्य बोल के निकल जाते हैं, जैसे बिहार, यूपी है ना, झारखंड, ये सब राज्य नहीं, ये सब, इसको प्रदेश बोल सकते हैं, सूबे बोल सकते हैं, एक्सेट्रा। राज्य कहने का मतलब, आप पॉलिटी में जाइएगा, आईआर में जाइएगा, तो राज्य कहने का मतलब क्या होता है, स्टेट। तो मैं बताऊंगा कि स्टेट और जो राष्ट्र, स्टेट और जो सूबे में, उसमें क्या डिफरेंट है। मैं पॉलिटी पढ़ेगा हम लोग, तो उसमें मैं अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन करूँगा। तो आज जिस राज्य में हम लोग रह रहे हैं, क्या आपने कभी सोचा कि इसकी उत्पत्ति कैसे हो गई, राज्य कैसे बन गया? अगर पुलिस आई तो पुलिस कैसे, लोगों के दिमाग में फर्स्ट बार बात ही कहाँ से आई कि हम एक राज्य बनाते हैं जिसमें पुलिस होगी, जिसमें सरकार होगी, एक्सेट्रा। आपको यही सोचना है दोस्तों, यही सब बातें सोच के आप एक तरह से आप अपने तैयारी को बेस्ट कर सकते हैं। जब आप ये बातें सोचने लगिएगा, देखिए रूसो और हम में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये कुछ समय पहले पैदा हो गया था और हम कुछ समय बाद है। प्रतिभा हमारे अंदर भी है, प्रतिभा जो इसके अंदर थी।
अब ये सोच रहा है कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई। ये बातें हम लोग जैसे कि अगर 18-20 साल 25 साल जो भी है, तो इतने दिन में हम लोग कभी नहीं सोच पाए कि पुलिस जो है वो क्या है, क्यों है किस लिए इसको बनाया गया है, इस सब बातों को। लेकिन राज्य क्या है, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, क्यों हो गई, सबसे फर्स्ट बार अगर राज्य बना होगा तो कैसे लोगों ने सोचा होगा एक राज्य बनाते हैं जिसका एक बाउंड्री होगा, इसके अंदर एक सरकार होगी, इन सब बातों को रूसो यही सोचा और इसीलिए इसको आज हम पढ़ रहे हैं। अगर आप भी सोचिएगा इस तरह से कुछ बातें तो हो सकता है कि 200-400 साल बाद आपको लोग पढ़ें। तो आप अपने प्रिपरेशन को इसी वे में चलाइए कि इसी वे में आप सोचने का प्रयास करिए। तो कह रहा है कि राज्य की उत्पत्ति, तीसरी बात है राज्य की उत्पत्ति पे हालांकि अलग अलग विचारकों का अलग अलग विचारधारा है कि राज्य की उत्पत्ति ऐसे हुई, लेकिन इसका जो रूसो का विचारधारा है, रूसो कह रहा है कि राज्य की उत्पत्ति पहले जो मानव था, मैं इसको थोड़ा सा और पीछे लेके जाना चाह रहा हूँ। पहले जो मानव था दोस्तों, पहले जो काबिले में आदिवासी जो थे वो तो एक छोटे छोटे गुट में रहा करते थे। तो कहता है कि अब जैसे सपोज कीजिए आदिवासी है, जंगलों में रहा करते थे, फिर उन्होंने धीरे धीरे आग जलाया, कृषि का काम करना शुरू किया। तो उनमें जैसे कृषि का काम, अब जब मानव कृषि के कार्य में संलग्न होने लगा तो उसको एक जगह ठहराव की आवश्यकता थी, मतलब कुछ समय के लिए ठहरे। जैसे सपोज कीजिए कि मैं यहाँ पे 6 महीना किसी 6 महीने के लिए कम से कम तो रुकना ही होगा ना उसको, अगर कहीं खेती कर रहा है तो आदिवासी थे किसी जंगल के किसी पार्ट में 6 महीना रुक गए, फिर वहाँ कृषि का काम किए, फिर वहाँ से निकले तो कहीं और जाके 6 महीने रुक गए। तो इस तरह से पहले होता था। अब क्या हुआ कि जब लोगों ने कृषि का काम स्टार्ट कर दिया, कृषि में थोड़ा सा और प्रोग्रेस हो गया, तो लोगों ने सोचा कि हम क्यों ना एक ही स्थान पर रह के और कृषि का कार्य करें। ये रूसो सोच रहा है दोस्तों, क्यों ना हम एक ही स्थान पर रह के कृषि का कार्य करें। अब देखिए, अगर 100 आदमी एक ही स्थान पर रह के कृषि का कार्य कर रहे हैं तो दोस्तों अगर सपोज कीजिए कि लैंड है, इतना बड़ा लैंड है, तो लोग सोचेंगे ना कि हम इसमें छोटा छोटा पार्ट हमको दे दो, आप ले लो इतना, आप ले लो इतना, आप ले लो, मतलब छोटा छोटा पार्ट टुकड़ों को बांट लेंगे और तब उस पर कृषि का कार्य करेंगे। तो इससे होगा कि अपनापन फील होगा कि अब इतना टुकड़ा जो भूमि का, जो भी भूमि का टुकड़ा है, इतना मेरा है, इतना आपका है। तो इस तरह से रूसो कह रहा है कि इस तरह से संपत्ति की जो अवधारणा है उसका जन्म होता है कि लोग अब समझने लगे कि ये चीज़ मेरा है, यानी कि संपत्ति की अवधारणा का जन्म होता है। अब सपोज कीजिए कि संपत्ति की अवधारणा, जैसे कि अब सपोज कीजिए कि जो 100 आदिवासी थे उनका थोड़ा थोड़ा संपत्ति हो गया। ये रूसो बोल रहा है दोस्तों, जब संपत्ति की अवधारणा उत्पन्न हुई, संपत्ति लोग सोचने लगे कि संपत्ति मेरा है, अब हम तो जब ठहराव हो गया तो संपत्ति की अवधारणा उत्पन्न हो गई। उसके बाद से जब लोगों ने यहाँ तक सोच लिया तो फिर सोचा कि अब सपोज कीजिए कि इसमें कोई हो सकता है कि किसी का फैमिली में अब गांव में रहते होइएगा, चाहे कहीं भी रहते होइएगा, तो आप अच्छी तरह से जानते होइएगा, अब किसी का फैमिली इसमें मजबूत हो गया। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? अब इन्हीं आदिवासियों में किसी का फैमिली मजबूत हो गया, ठीक है, तो सोचिए कि ये जो ज़मीन का टुकड़ा है, ये इसका हिस्सा सपोज कीजिए कि XY है, तो X मजबूत हो गया और Y कमज़ोर हो गया। तो सोचिएगा ना कि इसका जो ज़मीन का टुकड़ा है ये भी मुझे ही मिल जाए, ताकि मैं क्या ज़्यादा कृषि का कार्य कर सकूँ, चाहे मेरे पास ज़्यादा प्रॉपर्टी हो जाए, मैं ज़्यादा शक्ति अर्जित कर सकूँ, मैं ज़्यादा पावरफुल बन सकूँ। दोस्तों सभी लोगों को शक्ति चाहिए, सभी लोगों को पावर चाहिए। तो हुआ ये कि अब क्या हुआ कि अब इन लोगों में अराजकता फैलने लगी। ये रूसो सोच रहा है दोस्तों, अब इन लोगों में अराजकता फैली। अराजकता इस प्रकार की, ये लोग आपस में ही लड़ने लगे कि संपत्ति के लिए आपस में, जब संपत्ति की अवधारणा का विकास होता है तो ये लोग आपस में ही लड़ने लगते हैं। अब ये लोग जब आपस में लड़ने लगे तो लोगों ने सोचा कि इस अराजकता को मिटाने के लिए, हालांकि दोस्तों देखिए, कुछ लोगों का मानना है कि 1 मिनट दोस्तों मैं वीडियो को देख लेता हूँ एक बार कि रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर हम लोग यहाँ याद रखिए कि यहाँ पे हम लोग थे कि कुछ लोगों का मानना है। 1 मिनट, या इस पॉइंट को हम ख़त्म कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो कुछ लोग, कुछ विचारक ये भी मानते हैं कि जो वो अवस्था थी, आदि मानव वाला अवस्था थी, वो अच्छा था। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि नहीं, उसमें अराजकता थी, वो अच्छा नहीं था। आज का है इसमें समान जो है, और अराजकता आज नहीं है। लेकिन कुछ विचारक मानते हैं कि अराजकता आज है, उस समय नहीं था।
तो अब देखिए दोस्तों, जब संपत्ति की अवधारणा उत्पन्न हुई तो लोगों में जो है वो थोड़ा सा भेदभाव, थोड़ा सा शक्ति अर्जित करने का प्रयास हुआ। अब लोगों ने सोचा कि जब आपस में ही लड़ते करते रहेंगे तो फिर कुछ होने वाला है तो है नहीं। तो लोगों ने सोचा क्यों ना एक ऐसा शक्ति का निर्माण किया जाए जो इन सारी आदमी से 100 आदमी है तो 100 आदमी के ऊपर हो, 100 आदमी से बड़ा हो, और क्या, और सभी के बातों को सुने, सभी अपना अपना पक्ष वहाँ पे जाकर रख सकते हैं और वो जस्टिस, वो न्याय करे। आप मेरी बातों को समझ रहे हैं? तो वो न्याय करे, और वो न्याय करे। तो इस प्रकार से लोगों ने क्या किया, लोगों ने बोला कि हम इस सब विचारों का कथन है दोस्तों कि हम अपनी शक्ति थोड़ा थोड़ा करके एक संस्था को दे रहे हैं। उसका शर्त यह है कि आप भी अपनी शक्ति देंगे। मेरी बातों को समझ रहे हैं दोस्तों? ये थोड़ा सा मतलब लाइन अटपटा है लेकिन बहुत ही आसान है, आप थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा तो समझ जाएगा। सपोज कि 100 आदमी के पास शक्ति है तो 100 ने सोचा कि हम अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियाँ किसी एक संस्था को दे दें, और वो संस्था इस सारी शक्तियों को मिला के, इस 100 आदमी थोड़ी थोड़ी शक्तियाँ देगी तो इस 100 से वो संस्था जो होगी इस 100 आदमियों से बलवान होगी, और वही संस्था जो होगी वो क्या, 100 आदमी की बातों को सुनेगी, 100 आदमी का जो विवाद होगा उसको सुनेगी, और क्या, उसका निपटारा करेगी, जस्टिस करेगी, न्याय करेगी, सभी के पक्षों को सुनकर और अपना क्या फैसला सुनाएगी। तो इस तरह से उस 100 आदमी ने जो थोड़ी थोड़ी करके शक्तियाँ जिसको दी, उसी से क्या होता है, राज्य की उत्पत्ति होती है। तो ये कह रहा है सुरक्षा हेतु, यानी कि संपत्ति के अवधारणा का जब जन्म होता है तो कह रहा है कि संपत्ति की सुरक्षा। अब क्या होगा, अब सपोज कीजिए कि ये मेरा लैंड है, मेरा जमीन है, तो अगर इस पे कोई कब्जा कर रहा है जबरदस्ती तो हम कहाँ जाएंगे, अपनी शक्ति किसको दिए हैं, राज्य को दिए हैं, तो राज्य के पास जाएगा और बोलेंगे। अब सोचिएगा आज का भी यही, आज का जो वर्तमान परिदृश्य है इसी संदर्भ में है कि आप अगर आपके संपत्ति या फिर आपके अधिकार पर कोई हमला करता है तो आप कहाँ जाते हैं, राज्य के पास जाते हैं, पुलिस के पास जाते हैं। तो पुलिस राज्य का ही हिस्सा है दोस्तों। तो इस तरह से संपत्ति की अवधारणा का उत्पन्न होता है, यानी कि संपत्ति की अवधारणा का विकास हुआ। अब सुरक्षा हेतु, संपत्ति की सुरक्षा हेतु समझौता किया। लोगों ने आपस में समझौता किया कि हम अपनी शक्तियाँ किसको दे रहे हैं, एक संस्था को दे रहे हैं। यही बोला जाता है दोस्तों कि राज्य की उत्पत्ति के समझौते का परिणाम है रूसो के अनुसार। तो समझौते के तहत अधिकार सौंपा, यानी कि अपना अधिकार जो है थोड़ा थोड़ा करके किसको सौंप दिया, राज्य को, और इस प्रकार क्या हुआ, राज्य की उत्पत्ति होती है। अब मुझे वीडियो देखना होगा दोस्तों, थोड़ा सा 1 मिनट। ठीक है, थोड़ा सा लंबा खींच रहा है दोस्तों, 22 मिनट का वीडियो अभी हो गया है, मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। तो इस तरह से क्या होता है, राज्य की उत्पत्ति होती है। अब क्या कर रहा है कि समझौते के उल्लंघन पर, ये रूसो कह रहा है दोस्तों, समझौता तो हम कर लिए, लेकिन अब देखिए अगर इसके पास पावर बहुत ज़्यादा हो जाए, राज्य के पास बहुत ज़्यादा पावर हो जाए तो हो सकता है कि क्या निरंकुश बन जाए। अब क्या कर रहा है कि सबसे 100 लोगों से ज़्यादा पावरफुल हो गया, इसके पास पुलिस है, आर्मी है, जो कुछ सब कुछ है, सारा पावर है, तो हो सकता है यही राज्य ही मिलकर इन सबको अधिकारों का दमन करने लगे, इन सब पे राज करने लगे। तो रूसो इसका भी व्यवस्था करता है और कहता है कि समझौते के उल्लंघन पर प्रतिनिधि को हटाने की व्यवस्था है। अगर हम समझौते के तहत इसको बना सकते हैं, जैसे कि आज का आप लोकतंत्र को देख लीजिए, अगर हम सरकार को बना सकते हैं तो हमारे अंदर क्षमता है कि हम सरकार को हटा भी सकते हैं, गिरा भी सकते हैं, जब चाहे तब। इलेक्शन में हमारा पावर है, यानी कि सर्वोच्च सत्ता हमारे ही पास है। तो कह रहा है कि अगर हम समझौते के थ्रू राज्य को बना रहे हैं तो समझौते का उल्लंघन करने पर राज्य को, यानी कि प्रतिनिधि को हटाने का भी, जो प्रतिनिधि जो राज्य बनाए हैं उसको हम हटा भी सकते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, अब पहले था इसमें समाजवाद का गुण था, इसी के विचारों में समाजवाद का गुण था। अब किसका गुण आ गया, यानी कि प्रतिनिधि को हटा सकते हैं हम, लोकतंत्र, तो प्रजातांत्रिक गुण आ गया, है ना दोस्तों, प्रजातांत्रिक गुण। इस बात को ध्यान से सुनिएगा, प्रजातांत्रिक गुण आ गया, यानी कि अगर हमारे पास सर्वोच्च सत्ता बनाने का पावर है, सर्वोच्च सत्ता को गिराने का पावर है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रजातांत्रिक गुण आ गया। आगे कह रहा है कि सामान्य इच्छा की विकृत व्याख्या, इन्होंने सामान्य इच्छा का विकृत व्याख्या किया। मेरे कहने का मतलब ये है, जो अभी मैं बता रहा था, कि अगर हम सारों ने थोड़ा थोड़ा करके पावर राज्य को दिया तो राज्य क्या हो सकता है, निरंकुश हो सकता है, उसके पास आर्मी है, पावर है। तो हम जैसे बोल रहा है कि सर्वोच्च, मैंने अभी पहले बोल रहा था कि हम थोड़ी थोड़ी करके शक्तियाँ इसको दे रहे हैं, राज्य को दे रहे थे, ये सबसे ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, 100 से भी ज़्यादा पावरफुल हो गया। तो इस तरह से कह रहा है कि अगर सामान्य इच्छा का विकृत व्याख्या किया जाए,
हालांकि ये दोस्तों ये बात रूसो नहीं सोच पाया है, ये बात दूसरे विचारकों ने सोचा है तो किसी भी कोई भी विचारधारा परफेक्ट नहीं होती है दोस्तों, उसमें कुछ ना कुछ कमियां होती है। तो अगर रूसो की विचारधारा यहाँ तक सही था तो इसमें ये भी कमी है कि अगर हम राज्य को अपनी शक्तियाँ दे के उसको बहुत पावरफुल बना देते हैं राज्य को, तो हो सकता है कि वहीं हमारी शक्तियों का मिसयूज करने लगे और वो क्या हो जाए, पावरफुल हो जाए, तो निरंकुश हो जाए। जैसे कि आप देखते हैं दोस्तों, कोरिया में चले जाइए जहाँ किम जोंग उन शासक है, तो कोरिया में क्या हो गया, हम राज्य के लोगों ने ही उसको बनाया है, उसको एक्सेप्ट किए हैं कि हम अपनी शक्तियाँ थोड़ी थोड़ी दे रहे हैं तुमको। लेकिन आज क्या हो गया, अब एक आदमी पूरे देश पे राज कर रहा है और इतनी क्या बोलते हैं उसको, कठोरता से राज कर रहा है जिसके बारे में कल्पना नहीं की जा सकती है। तो इस तरह से यहाँ पे इसके विचार में क्या देखने को मिल जाता है, निरंकुशता का बीज मिल जाता है। अब देखिए क्वेश्चन जो था, मैंने पहले बोला था कि समाजवाद का गुण, रूसो की विचारधारा में समाजवाद का गुण दिखाई देता है, चर्चा कीजिए। तो इतना ही नहीं पूछेगा आपसे क्वेश्चन, अगर यूपीएससी पूछ रही है तो वो सीधे पूछेगी कि रूसो की विचारधारा में समाजवाद प्रजातांत्रिक गुणों के साथ साथ निरंकुशता का बीज भी है, इस बात को चर्चा कीजिए। आप समझ रहे हैं, तीनों को लपेट के एक ही में क्वेश्चन पूछेगी और आपको तब आंसर देना होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप रूसो को समझ पाइए होगे, रूसो क्या कहना चाह रहे हैं। अब दूसरा विचारक है दोस्तों हमारा मॉन्टेस्क्यू, ठीक है, दूसरा ये है। ये जो दोस्तों ये जो विचारक है, जो दार्शनिक है, मानवाधिकार के साथ साथ शासन का पृथक्करण पर बल देता है। सबसे पहले इसी को क्रेडिट जाता है कि आप जो बात मैं लिखा हुआ जो बोलने जा रहा हूँ इसी को क्रेडिट जाता है, सर्वप्रथम इसी ने चर्चा किया था। तो देखिए ये क्या क्या कह रहा है कि मानवाधिकार के साथ साथ शासन में शक्ति पृथक्करण पर बल देता है। मानवाधिकार का बल देने का मतलब यही है कि प्रकृति पर बल दिया जाए, मानव समान है, मानव का अधिकार है, सबका अधिकार है, आप निरंकुशता से शासन न करें। पॉइंट ये है कि शासन में शक्ति का पृथक्करण पर बल देता है, शासन में शक्ति पृथक्करण पर बल देता है। जैसे कि आप भारत के व्यवस्था को समझे तो भारत में क्या है, विधायिका है जो विधि बनाती है, इसे संसद हो गया, फिर कार्यपालिका है जो विधि को लागू करती है, फिर न्यायपालिका है अगर विधायिका द्वारा बनाई गई विधि और कुछ ऐसा विधि बना दे रहा है जिससे मानव अधिकारों का उल्लंघन हो, जिससे हमारा फंडामेंटल राइट्स का हनन हो जाए, या फिर कार्यपालिका कुछ इस तरह से कार्य कर रही है जिससे लोगों का अधिकार हनन हो रहा है, तो कहाँ हम जा सकते हैं, न्यायपालिका उसको कंट्रोल करती है। यानी कि दोस्तों अगर हम ये तीनों शक्तियाँ किसी एक ही हाथ में दे दें, सपोज कीजिए कि वो कोरिया का जो शासक है उसके पास ये तीनों शक्तियाँ हैं, वो विधि भी बनाता है, उसी का बात विधि भी है, और जो बोलता है वही विधि भी है, वो जो कहेगा वही कार्यपालिका लागू भी करेगी, और न्यायपालिका वो खुद ही है। तो अगर ये शक्तियाँ किसी तीनों एक ही हाथ में दे दिया जाए, तीनों शक्तियाँ किसी एक ही व्यक्ति में निहित हो, तो निरंकुशता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एरो का मतलब यही हुआ दोस्तों, जो ऊपर की ओर आप एरो देख रहे हैं, निरंकुशता बढ़ेगी और इससे मानव अधिकार घटेगा, मानव अधिकार रहेगा ही नहीं ना। अगर निरंकुश, जैसे कोरिया का एग्जाम्पल ले लीजिए आप, तो कोरिया में कहाँ मानव अधिकार है, आप हॉलीवुड की मूवी नहीं दे सकते हैं, आप अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर सकते हैं, अपने विचार को आप अभिव्यक्ति नहीं कर सकते हैं, तो किस बात का अधिकार हो गया आपको। तो इस तरह से मॉन्टेस्क्यू जो बोलता है, कहता है कि शासन का जो शक्ति है उसको पृथक करके रखना चाहिए। भारत में अगर कोई विधि, सपोज कीजिए हमारे यहाँ कोई विधायिका ऐसी विधि बना दी जो फंडामेंटल राइट्स का हनन करती है, आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए, सुप्रीम कोर्ट खुद से उस विधि को क्या करेगी, आधारभूत संरचना को का हवाला देके बोले कि ये विधि मान्य नहीं है, संविधान के खिलाफ है, इसको आप रद्द कीजिए, या फिर न्यायपालिका स्वयं रद्द कर देगी। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जो हम लोग पॉलिटी में देखेंगे। कार्यपालिका कुछ ऐसे कार्य करते हैं तो आप सीधे न्यायालय में जा सकते हैं। तो इस तरह से है। तो ये शक्ति के पृथक्करण का मतलब है कुछ शक्तियाँ कार्यपालिका के पास है, कुछ विधायिका के पास है, कुछ न्यायपालिका के पास है, यानी तीनों को बांट दिया जाए तो तीनों एक दूसरे से कंट्रोल रहेंगे, न कि अगर एक ही व्यक्ति में कर दिया तो एक ही व्यक्ति में अगर तीनों शक्ति हो तो निरंकुशता ही बढ़ेगी और कुछ नहीं होगा। तो इस तरह से मॉन्टेस्क्यू बोलता है कि मानव शासन का शक्ति जो है शक्ति का पृथक्करण होना चाहिए, न कि शक्ति को एक जगह केंद्रित करना चाहिए। ठीक है दोस्तों। तीसरा विचारक है, यही एक महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा जान लो। ये तीसरा विचारक है वोल्टेयर दोस्तों मानवाधिकार एवं स्वतंत्रता पर बल देता है। मानवाधिकार और स्वतंत्रता पर बल देने का मतलब वही समानता वगैरह पर बल देता है। मानवाधिकार हमारा अधिकार है कि हम अपने अभिव्यक्ति कर सके, इस सब बातों को मैं जैसे ऊपर बताया इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये मानवाधिकार एवं स्वतंत्रता पर बल देता है। आगे कह रहा है कि चर्च व्यवस्था की बुराइयों पर प्रहार किया इसने। अब दोस्तों देखिए,
चर्च व्यवस्था उस समय बहुत ही पावरफुल था और चर्च व्यवस्था की बुराइयों पर प्रहार कर दे, चर्च के खिलाफ बोलना नहीं कि अपनी जान को हथेली पर रखना उस समय इसके बराबर उस समय हो सकता है था। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने क्या किया, वॉल्टेयर साहब ने क्या किया, चर्च व्यवस्था की बुराई, अगर चर्च में जैसे कि पाप पुण्य का सर्टिफिकेट बेचना, ठीक है, अब चर्च उस समय इतना पावरफुल हो गया था दोस्तों कि टैक्स, जैसे आज राज्य टैक्स कलेक्ट करता है, उस समय चर्च ही चंदा टैक्स कलेक्ट करता था। तो उसके बुराइयों पर उन्होंने बोला कि चर्च को अपनी, चर्च आस्था का विषय है, तो चर्च को आस्था तक, धर्म तक ही सीमित रखा जाए, सीमित रहना चाहिए, न कि राज्य के कार्यों में हस्तक्षेप करे। तो इस तरह से वॉल्टेयर साहब ने ये बोला। दोस्तों इन्हीं का कथन है कि हर बुराइयों को, हर वो चीज़ जो बुरी है उसको बदल डालो। ये कथन इन्हीं का है कि हर वो चीज़ जो बुरी है उसको बदल डालो। अगर चर्च बुरी है उसको बदल डालो, कोई व्यवस्था है उसको बदल डालो, जैसे सती प्रथा हो गया, इस सब व्यवस्था, हालांकि ये सब बात की चीज़ है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ बस। तो इस तरह से इनका है। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको ये विचार समझ में आया होगा। अगला जो है दोस्तों, इसका जो है मैं थोड़ा सा टॉपिक है, आप उसको मैं विशेषताएं से जोड़ दूंगा। अगर पिछला वीडियो आप देखे या नहीं देखे हो तो जाके देखिए। प्रभाव, ठीक है, आप प्रभाव बोल सकते हैं या इसका परिणाम क्या हुआ ये बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्रबोधन काल के परिणाम या प्रभाव। तो देखिए, प्रबोधन काल में सोचने समझने की क्षमता है, तो सबसे पहले आप उसकी जो विशेषताएं है वहीं प्रभाव बन जाएगी, यानी कि ज्ञान को विज्ञान से जोड़ना, कार्यकारी पर बल दिया गया, साइंस आगे बढ़ा, विज्ञान जो है आगे बढ़ा, प्रयोग परीक्षण हुए, मशीनीकरण हुआ, असमानता, इसका परिणाम या प्रभाव यहीं पड़ रहा है दोस्तों। मशीनीकरण के बाद से क्या, भौतिक जो सुख था वो बढ़ा, किसी के पास ज़्यादा हो गया, किसी के पास कम हो गया, असमानता बढ़ी। साथ ही असमानता के बाद आप जैसे पूंजीवाद से भी इसको जोड़ सकते हैं, ओपन मार्केट से जोड़ सकते हैं कि क्या, औद्योगिकरण हुआ, औद्योगिकरण के साथ ही खुली बाजार जो है वो है, खुली अर्थव्यवस्था हुई, ये सब बातों को आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप परिणाम और प्रभाव में यही चीज़ें लिख सकते हैं जो विशेषता में मैंने समझाया था। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप एक छोटी सी वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे, अब जहां से इंपॉर्टेंट हमारा सिलेबस स्टार्ट होता है वो है अमेरिकी क्रांति या अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है दोस्तों, तो हम नेक्स्ट वीडियो आप ध्यान से देखिए और इसका नोट्स आप प्लीज़, आप अगर प्रिपरेशन करने में आप इच्छुक है, अच्छा से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इसका नोट्स बनाते रहिए। और कोई ऐसा आपका साथी हो जो प्रिपरेशन करना चाहता हो, जो मिसगाइडेड हो, प्लीज़ आप उसको इस चैनल का सजेशन दीजिए और उसको बोलिए कि इस चैनल पे आए, प्रिपरेशन करें, हम मिल के दुनिया को जीतेंगे। दोस्तों आप मेरा साथ दीजिए, मैं आपके साथ हर पल खड़ा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप एंजॉय कर रहे होंगे क्लास को। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।